नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास है वायुमंडल को लेकर, एटमॉस्फेयर। इससे पहले हमने महासागरीय धाराएं विस्तार से पढ़ी, उन सबको डिटेल में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि उनसे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आप कर लोगे। आज हम पढ़ते हैं वायुमंडल, विश्व भूगोल का। यह भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। वायुमंडल आसान भी है, मुश्किल नहीं है। जो फैक्चुअल चीजें हैं वो याद रखिए वायुमंडल की, ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। मैं दिखाता हूं आपको ग्लोब के आधार पर। विक्रांत, ये देखिए आप, ये पृथ्वी हमारी, इसके चारों ओर वायुमंडल। वायुमंडल की परिभाषा होती है वायु के, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला वायु का आवरण, यानी विभिन्न गैसों का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह वायुमंडल पृथ्वी से बंधा हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ पश्चिम से पूरब की ओर ही घूम रहा है। हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में आप जानते हैं 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। बच्चों, जो ये 8 ग्रह हैं, इनमें से बुध एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल नहीं है। जब उस पर वायुमंडल नहीं है बुध पर, तो ये सबसे नजदीक का ग्रह है, इसीलिए उसका तो तापांतर है वो सबसे ज्यादा है। जब सूरज चमकता है दिन में तो इस हिस्से पर गर्मी ज्यादा होगी, ऐसा उतने का हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहां पर तापमान माइनस में होता है, यहां पे तापमान प्लस में होता है। तो एक ही साथ आधा बुध माइनस के तापमान में और आधा बुध प्लस तापमान में, 300 साढ़े 300 डिग्री सेल्सियस दिन में और -300 के आसपास रात में तापमान होता है। वायुमंडल नहीं है, इसलिए ऐसा है। हमारा जो वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक ग्रीन हाउस या कांच घर, ग्लास हाउस का काम करता है। कैसे? हमारा जो वायुमंडल है सूरज से आने वाले लघु सौर विकिरण को पृथ्वी पर आने देता। आ जाओ भाई, कोई समस्या नहीं। जब वो सौर विकिरण पृथ्वी पर फैलता है और पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा की एकमात्र स्रोत जो है ऊर्जा का, वो सौर ऊर्जा है। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा उससे प्राप्त करती है ऊर्जा। वो आने के बाद जब वो आता है वो वापस चला जाता है। पूरा उष्मा बजट, एक क्लास मेरी बनी हुई है उष्मा बजट की, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, कोई समस्या आपको नहीं होगी। उसमें आपको सब बता रखा है। खैर, जब पृथ्वी से जो विकिरण वापस जाता है उसे बोलते हैं दीर्घ पार्थिव विकिरण। उसके लिए जो वायुमंडल है अपारदर्शी है। सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी हो गया और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हो गया। यानी ये जो वायुमंडल है उतनी मात्रा में पृथ्वी के नीचे गैसों को, यानी सौर विकिरण को रोक लेता है। सौर विकिरण को नहीं, जो विकिरण निकला पृथ्वी से उसको उतनी मात्रा में रोक लेता है जो पृथ्वी के तापमान को 15 डिग्री से कम नहीं होने देता। अगर वायुमंडल ना होता तो संपूर्ण पृथ्वी का विकिरण भी वापस चला जाता और तापमान माइनस में आ जाता और यहां जल जीवन संभव नहीं था। तो हमारा वायुमंडल वास्तव में यहां पर जीवन जीने के लिए, एक जीवन के लिए अनुकूल है। उसी कारण यहां पर जीवन संभव हो पाया है। तो हमारा जो वायुमंडल है, जो गैसों का आवरण है, जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे फैला हुआ है, उसे बोलते हैं वायुमंडल। ये वायुमंडल पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। बुध को छोड़कर सभी ग्रहों पर अपना अपना वायुमंडल है, लेकिन किसी ग्रहों पर ज्यादा सघन है, किसी पर कम सघन है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं हो पाया। हमारा वायुमंडल हमारे जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि लघु विकिरण के जो सूरज से आता है पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह हमारे वायुमंडल की विशेषता है। अभी जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं। इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस रूप में इसमें एरोसोल है,
एरोसोल, जिसमें धूल के कण, नमक के कण, उल्का पिंड जो नष्ट होते हैं, उसकी राख के कण, जो ठोस अवस्था में एरोसोल है। ठीक, ठोस अवस्था में। गैसीय अवस्था में सब गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब गैसें हैं। द्रव अवस्था में आप जान लीजिए पानी है, जलवाष्प है। जलवाष्प तो अवस्था गैसीय है, लेकिन जो बादल बनते हैं संघनन के बाद, उन बादलों में तो पानी होता है, वो द्रव अवस्था में है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब जो वायुमंडल है, मैंने आपको केवल एक सामान्य जानकारी दी है वायुमंडल की, किस तरीके से क्या है। अब जो पृथ्वी जो चारों वायुमंडल है, इस वायुमंडल को हम दो आधार पर अध्ययन करते हैं। एक तो वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल का संगठन, द कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, द कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, यानी वायुमंडल के संगठन। संगठन यानी वायुमंडल में क्या क्या है। हमारे वायुमंडल में ठोस, द्रव, गैस, मैंने आपको बताया तीनों अवस्थाएं हैं। अब जो हम गैसों की बात करें, गैस, तो इसमें दो तरह की गैसें हैं। एक स्थायी गैसें हैं जिनका अनुपात सदैव बना रहता है, एक अस्थायी गैसें हैं जिनका अनुपात घटता और बढ़ता रहता है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो अनुपात लगभग क्या है, बराबर रहता है। जैसे ओजोन है, जलवाष्प है, ये क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होती है, घटती और बढ़ती रहती है। हमारे वायुमंडल में जितना भी वायु आवरण है, गैसों का आवरण है, 99% वो भार जो है 99% केवल 32 किलोमीटर तक है। यानी 32 किलोमीटर तक हमारे वायुमंडल का समस्त भार केंद्रित है। उसके बाद फिर वायुमंडल बहुत सघन हो जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई को लेकर लोगों में अलग अलग राय है। सामान्यतः 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है, उसके बाद फिर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बाह्य मंडल माना जाता है। बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर के बाद हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, ठीक ना। ऊपर भी बहुत कम लेयर पाई जाती हैं। तो वायुमंडल के जो संघटक है वो आप जान लीजिए, स्थायी गैस और एक अस्थायी गैस है। अब जो गैसें हैं वो देख लीजिए कौन सी गैस है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, कितनी, 78%। 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन गैस जो है बच्चों, आप जानते होंगे पेड़ पौधों के लिए क्या है, अनिवार्य है। लेकिन वायुमंडल में जो नाइट्रोजन 78% है, वो सारी गैसीय अवस्था में ही नहीं है। कुछ मीथेन की अवस्था में भी है, कुछ अमोनिया की अवस्था में भी है NH3, कुछ नाइट्रस ऑक्साइड N2O के रूप में भी है, कुछ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में भी है, कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड NO के रूप में भी है। यानी जो नाइट्रोजन है हमारी, वो N2O के रूप में भी है, वो NO के रूप में भी है, वो NH3 के रूप में भी है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के रूप में भी है। ये नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में पूरे वायुमंडल में विद्यमान है। ये 78% ही नाइट्रोजन। दूसरी कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%, 20 पॉइंट कुछ है, आप राउंड फॉर्म लीजिए, 21% ऑक्सीजन प्राणदायी गैस है। इसके बिना जीवन संभव नहीं था, ना जीव जंतुओं का, ना हमारा। वनस्पति इस गैस का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं इस पूरे पृथ्वी पर, वो करते हैं शैवाल। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल आया वायुमंडल की परतें पढ़ाई, क्षोभ मंडल ये है, समताप मंडल ये है, वायुमंडल मंडल ये, खत्म कहानी।
मैं आपको पूरी डिटेल के साथ एक क्लास में आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी दे दूंगा, बहुत सारी चीजों की। यानी गागर में सागर भरेंगे हम लोग, और गागर में जो सागर भर सकता है उससे आपको पढ़ना चाहिए। 10-10 मिनट की 50 वीडियो देखो, क्या फायदा है? आधे घंटे एक ही देख लो, वो अच्छा है, ठीक ना? बोलते ना 100 सुनार की 1 लोहार की। तो एक से ही काम बन जाए तो सुनार की तरह क्यों मारो बार बार? एक ही हाथोड़ा मारो सनी देओल वाला 2.5 किलो का हाथ, उसमें काम बन जाएगा। मैं आपको बता रहा था इस पूरे पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा इस पृथ्वी पर लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। हम और आप जानते हैं, हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं 17% बाहर निकालते हैं, 4% हम अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर। सभी जंतु और हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, जीव जंतु। हम लोग जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे वो हम 17% बाहर निकालते हैं और 4% इस्तेमाल कर लेते हैं। आप जो 4 इस्तेमाल कर ली तो खत्म हो जानी चाहिए ऑक्सीजन, तो है ना? पर खत्म तो नहीं ना ऑक्सीजन, खत्म क्यों नहीं होगी ऑक्सीजन? खत्म क्यों नहीं होती? कि प्रकाश संश्लेषण लगातार हो रहा है, और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं वो शैवाल करते हैं, सर मतलब काई, एल्गी करते हैं। चलिए, ये तो क्या आपकी ऑक्सीजन, इसे प्राणदायी गैस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती पर अन्य वस्तु को जलाने में सहायक होती है। जब कोई व्यक्ति किसी में कहीं आग लग गई तो कंबल घेरते हैं उसके ऊपर। कंबल क्यों घेरते हैं? ताकि अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी तो वहां पे उसकी आग बंद हो जाएगी। आप मोमबत्ती लो, ऊपर से गिलास लो, उसको ऐसे ढक दो मोमबत्ती गिलास से, तो मोमबत्ती बंद हो जाएगी। कि ऑक्सीजन जलती नहीं है, जलाने में सहायक होती है। तीसरी गैस है ऑर्गन। ऑर्गन ये एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। इसकी मात्रा 0.93%, 0.93। चौथी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत महत्वपूर्ण गैस है, 0.03%। जो अक्रिय गैसें हैं, जो 6 अक्रिय गैसें हैं, उनमें से केवल रेडोन वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में, रेडोन अक्रिय गैसों में। इसकी मात्रा तब बढ़ती है जब भूकंप आता है। जब भूकंप आता है तो रेडोन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सबसे कम अक्रिय गैस जो बच्चों वो रेडोन है। अगर हम बात करें पूरे वायुमंडल में सबसे कम गैस कौन सी है, तो वो होती है O3 यानी ओजोन। कौन सी? ओजोन। इसकी मात्रा क्या होती है? सबसे कम होती है, 0.0001%। सबसे कम मात्रा है ओजोन की। लेकिन ओजोन पृथ्वी की रक्षक कहलाती है। अगर ओजोन नहीं होगी तो पृथ्वी अब तक क्या होती? जलकर पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाती, चर्म रोग सबसे ज्यादा होते। तो ओजोन की लेयर, सबसे कम गैस ओजोन है, 0.0001%। ये ओजोन की मात्रा सबसे कम है पूरे वायुमंडल में सभी गैसों में। चलिए, ये तो हो गया आपकी इसके संगठक जो जो वायुमंडल में है। इसके अलावा जो जलवाष्प है, क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। ये मैंने इसलिए बताया आपको 0 से 4% तक, क्योंकि जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा समुद्र के ऊपर, वहां जलवाष्प क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां वाष्पीकरण कम होगा वहां जलवाष्प क्या होगी? कम होगी। इसलिए इसकी मात्रा कम अधिक होती है। तो होती है 0 से 4%। आप जानते हैं जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल असमांगी मिश्रण है, यानी विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है हमारा। ठीक, वायुमंडल विषमांगी मिश्रण है। जलवाष्प 0 से 4% तक है।
तो जो इसके बाद एरोसोल है, क्या है? एरोसोल। एरोसोल ये धूल के कण है, नमक के कण है। इसके अंतर्गत यही धूल और नमक के कण क्या करते हैं? धूल और नमक के कण ये संघनन का आर्द्रता ग्राही केंद्र बनते हैं। आर्द्रता ग्राही केंद्र का मतलब क्या हुआ? यही संघनन करते हैं और संघनन से ही बादल बनते हैं और बादल से ही वर्षा होती है। बादल से ही वर्षा होती है। ये एरोसोल काम करते हैं। जलवाष्प भी होगी, ये भी हो गया, ये क्या? वायुमंडल का संघटक। अब तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है क्षोभ मंडल, जाना ना? किस आधार पर? तापमान के आधार पर क्षोभ मंडल। पृथ्वी तल पर, यह पृथ्वी है, इसके धरातल से ऊपर जाने पर 165 मीटर की हाइट पर, 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप लगातार कम होता चला जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप लगातार कम होता चला जाता है। तो तापमान के आधार पर जो वायुमंडल है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, TRO, ट्रोपोस्फेयर, SPHERE। 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है। इसके नाम आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में याद करिएगा, क्योंकि कई बार वो ना अंग्रेजी में ही देता है, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा मंडल कौन सा है? समताप मंडल, इसे बोलते हैं एस स्ट्रेटो, STA, स्ट्रेटो। स्ट्रेटो, STA, स्ट्रेटो, SPHERE, स्ट्रेटोस्फेयर, 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 STRATO, STRA, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है मध्य मंडल, मध्य मंडल, इसे बोलते हैं मीजोस्फेयर, MESOSPHERA, मीजोस्फेयर। तीसरा है आयनोस्फेयर, आयन मंडल, आयन मंडल, इसे बोलते हैं आयनोस्फेयर, INO, आयनोस, PHERA, आयनोस्फेयर। चौथा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक, अच्छा अब देखते हैं हम लोग इसकी हाइट कितनी कितनी। अगर हम इसके हाइट की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी हाइट होती है 8 से 18 किलोमीटर। ये धरातल से है, कहां से? धरातल से। औसत होती है 13 किलोमीटर। इसकी होती है धरातल से ही 50 किलोमीटर, 50।
इसकी होती है 50 से 80 किलोमीटर, इसकी होती है 80 से 640, इसकी होती है 640 से 1000 तक, ये होती है। ठीक है, ये इनकी ऊंचाई होती है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। एक एक मंडल को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये तापमान के हिसाब से मंडल चलाए गए, ध्यान रखिएगा। किस आधार पर? तापमान के आधार पर ये 5 मंडल बनाए गए हैं। क्षोभ मंडल मैंने बताया भी आपको कि 165 मीटर की हाइट पर, 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप लगातार कम होता है, तो इसमें तापमान कम होता चला जाता है। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। मध्यम मंडल सबसे न्यूनतम तापमान वाला मंडल है। आयन मंडल में तापमान फिर बढ़ता है। बाह्य मंडल में तापमान सबसे अधिक होता है। तो तापमान के आधार पर 5 भाग बांटे गए हैं। अगर हम बात करते हैं रासायनिक बनावट के आधार पर, तो यह आप पहले 5 उतार लीजिए, बाकी तो हाइट मैं आपको बताऊंगा कितने कितने हाइट पर है। इन 5 के अलावा जो होता है बच्चों, ये तो तापमान के आधार पर है। अगर हम अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें रासायनिक बनावट के आधार पर, रासायनिक रासायनिक बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर हम बात करें, तो रासायनिक बनावट के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल को 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं सममंडल, होमोस्फेयर बोलते हैं, होमोस्फेयर, HEMOS, PHERA, होमोस, होमोस्फेयर, हेमोस्फेयर बोलते हैं। ठीक, एक बोलते हैं विषम मंडल, हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, हिमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। सममंडल 90 किलोमीटर तक होता है और ये 10,000 किलोमीटर तक होता है। ये सममंडल है क्योंकि 90 किलोमीटर तक लगभग, हिमोस्फेयर जिसको बोलते हैं, 90 किलोमीटर तक लगभग जो रासायनिक जो बनावट है वायुमंडल की वो एक जैसी होती है। 90 के बाद भी बदलाव आता है तो विषम मंडल। ये रासायनिक बनावट के आधार पर 2 भाग हैं, सममंडल, विषम मंडल। तापमान के आधार पर 5 भाग हैं, ये आप जानने के। चलिए करते हैं स्टार्ट। वो इसका चित्र भी है जो है, ये देखो, ये पृथ्वी है, ये ऊपर क्षोभ मंडल है, ऊपर ये क्षोभ मंडल में जितने बादल वादल ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। फिर ऊपर ये समताप मंडल है, ये ऊपर समताप मंडल पूरा पूरा, ये समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं और यहीं पर क्या है, ओजोन लेयर है। हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो नीचे उड़ते हैं क्षोभ मंडल। बताओ भाई ऐसा क्या होता है? मध्य मंडल में उल्का पिंड, मध्य मंडल में ऊपर जो ताप मंडल, थर्मोस्फेयर, आयन मंडल और बाह्य मंडल को मिलाकर ताप मंडल कहते हैं ना। आप ताप मंडल किसको मिला के बोलते हैं? ताप मंडल बोलते हैं। किसको मिला के? आयन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल और आयन मंडल को बोलते हैं ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। पूछते थे कि थर्मोस्फेयर क्या है भाई वायुमंडल में, तो थर्मोस्फेयर जो है ताप मंडल और उसको आयन मंडल और बहिर्मंडल को बोलते हैं ताप मंडल, ठीक ना, थर्मोस्फेयर। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्षोभ मंडल,
कौन सा मंडल है पहला? क्षोभ मंडल हमारा पहला मंडल, ट्रोपोस्फियर। जैसे आपकी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये मान लीजिए आप, इसकी भूमध्य रेखा है, ये इसका पोल है नॉर्थ पोल, पीछे आपका साउथ पोल है। इस पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, ऊपर जो होता है एक लेयर होती है, जो पहली लेयर है वो आपकी क्षोभ मंडल की है। भूमध्य रेखा पर जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर, और जो पोल है यहां पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। जो कि बात करें औसत की तो वो 13 किलोमीटर है, कहीं 12 मिलेगी कहीं है, 13 ऑथेंटिक, अब 13 मान के चलिएगा, 13 होती है। क्षोभ मंडल पर ऊंचाई ज्यादा क्यों है? जैसे हमने एक छोटी सी पृथ्वी बनाई, ये अब हमने इसके ऊपर ये वायुमंडल बना, क्षोभ मंडल बना दिया। ये भूमध्य रेखा है, यहां पे क्या लंबाई ज्यादा है, यहां लंबाई क्या है, कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा बच्चों इसलिए है कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर संवहनीय पवनें चलती हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, वो भूमध्य रेखा पर पैदा है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो भूमध्य रेखा है यहां पर संवहनीय पवनें चलती हैं, तो संवहनीय पवनों के कारण जो क्षोभ मंडल की जो दशाएं हैं वो 18 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल की दशाएं क्या है? कैसे जितने भी बारिश होती है, बादल बनते हैं, आंधी तूफान बिजली चमकना, सब किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो क्षोभ मंडल की जो दशाएं हैं वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है 18 किलोमीटर तक, और जो ध्रुव है यहां पर पवनें भारी होती है, ठंडी पवनें होती हैं, वो पवनें यहां नीचे रहती हैं। तो यहां पर जो दशाएं हैं क्षोभ मंडल की वो पाई जाती है 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और यहां पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और यहां पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यहां पर 8 और यहां पर 18। तो जो संवहनीय पवनें चलती हैं भूमध्य रेखा पर, उन संवहनीय पवनों के कारण जो होता है बच्चों, यहां पर जो होती है वो ऊंचाई इसकी बढ़ जाती है, क्षोभ सीमा की ऊंचाई बढ़ जाती है। यह आपकी ऊंचाई इससे ज्यादा है यहां पर, कि हमने कहा कि ताप के आधार पर जो क्षोभ मंडल में 165 मीटर की हाइट पर जो तापमान गिरता है 1 डिग्री सेल्सियस, वो यहां पर गिरता है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और यहां पर गिरता है केवल 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कहां पर? 8, और यहां गिरता है 18 की ऊंचाई तक, ठीक है ना? ये हो गया। तो कितनी होता है ऊंचाई इसकी? 13 किलोमीटर की। चलिए, ये तो मैंने आपको रफली बनाया था ऐसे करके। अब जो आपका क्षोभ मंडल है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब इसी मंडल में होती हैं। जो बादल बनते हैं, अधिकांश बादल इसी बनते हैं। हालांकि जो पक्षाब मेघ है, जो सीरस क्लाउड्स हैं, वो तो समताप मंडल में बनते हैं, पर अधिकांश बादल का बनते हैं क्षोभ मंडल में। बिजली चमकना, ओले पड़ना, बारिश होना, सब किसमें? क्षोभ मंडल में। इसमें वायुदाब कम और अधिक होता है। तो जो वायु दाबांतर है, वायु का जो दाबांतर है वो यहां ज्यादा होता है क्षोभ मंडल में। जब दाबांतर ज्यादा है तो यहां झटके क्या लगेंगे? जब वायुयान उड़ेंगे ज्यादा लगेंगे। तो इसलिए इस मंडल में वायुयान नहीं उड़ते हैं, इस मंडल में वायुयान नहीं उड़ते हैं। तो कहीं प्रेशर ज्यादा है, कहीं प्रेशर कम होगा। जब ज्यादा कम होगा तो हवाएं चलेंगी, जितनी भी हवाएं चलती हैं वो इसी मंडल में चलती है। तो इसलिए बोलते हैं इसको विक्षोभ मंडल। क्या नाम है इसका? एक विक्षोभ मंडल भी इसका एक अन्य नाम है। एक नाम है इसका संवहनीय मंडल, संवहनीय मंडल भी इसी का नाम है। परिवर्तनकारी मंडल, परिवर्तनकारी मंडल भी इसी का नाम है। विक्षोभ मंडल कह लो, संवहनीय मंडल कह लो, परिवर्तनकारी मंडल कह लो, सब कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। अब जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में ध्यान रखना,
जो सबसे ऊपरी इसकी परत होती है, जो इसकी ऊपरी लेयर है, जैसे मैं आपको ऊपर बनाऊं स्पष्टली थोड़ा सा और, पृथ्वी है, तो जो ऊपर जो ना, जैसे आपका सौरमंडल है, ये है जो ऊपर जो लेयर है, ये ऐसा तो है नहीं कि भाई यहां पर क्षोभ मंडल है 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई है इसकी 13, अब इधर रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी के इधर समताप मंडल, इधर कौन सा क्षोभ मंडल, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो हमने बांटा है अपने हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। तो क्षोभ मंडल में इसकी ऊपर जो परत है उसे ट्रोपोपोज कहते हैं, ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज कहते हैं, हिंदी बोलते हैं क्षोभ सीमा, क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। ये इसकी ऊपरी लेयर है ट्रोपोपोज, जो ट्रोपोपोज है वहां पे तापमान अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ट्रोपोपोज जो ऊपरी सीमा है वहां पे तापमान जो होता है बच्चों भूमध्य रेखा पर वो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी तापमान माइनस में चला जाता है ट्रोपोपोज पर। तो ट्रोपोपोज पर कुछ शांत स्थिति होती है नीचे की अपेक्षा, तो ट्रोपोपोज क्या है, इसकी ऊपरी सीमा है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, जहां से स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल शुरू होता है, यानी समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच जो संक्रमण पेटी है, जो ट्रांजिशन जो का जो जोन है, उसे हम ट्रोपोपोज यानी ट्रोपोपोज क्षोभ सीमा कहते हैं। इस क्षोभ सीमा पे तापमान माइनस में चला जाता है। अब जो हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर हमारे क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं, कि हेलीकॉप्टर उड़ते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर, हेलीकॉप्टर कहां उड़ते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम पर उड़ते हैं। तो हेलीकॉप्टर क्या करते हैं, एयर को काटते हैं, हवा को काटते हैं, जो हवा को काटेंगे ऐसे करके हवा काटेंगे तेजी से तो करते उसको हवा ऊपर धकेल देती है, तो हेलीकॉप्टर करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पर कार्य, उड़ते हैं। और जो वायुयान है वो उड़ते हैं प्रेशर बर्नौली प्रमेय के आधार पर, वो वायु के दाबांतर, ऊपर वायु दाब कम नीचे वायु दाब अधिक, तो ऊपर उड़ जाते हैं। तो जहां वो उड़ेंगे तो वहां वायु दाब की दशाएं एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दशाएं कहां समान होंगी, समताप मंडल में समान होंगी, क्षोभ मंडल में समान नहीं होने की ना, कि यहां पर दबाव क्या है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो इसलिए वायुयान जो होते हैं वो सामान्यतः समताप मंडल में ही उड़ना पसंद करते हैं। हेलीकॉप्टर कहां उड़ेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ेंगे हमारे क्षोभ मंडल में। ओके, समझ में आई बातें, सारे फैक्ट लिख लिए, यही आपके क्षोभ मंडल के सारे फैक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप समताप मंडल पर। समताप मंडल क्या है, यह आपकी पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल है, फिर हमने बना समताप मंडल। कौन सा मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, धरातल से, पृथ्वी के तल से, ध्यान ना, क्षोभ सीमा से नहीं। बहुत से लोग क्या जानते हैं, यहां से 18 से या 13 से, नहीं, धरातल से, धरातल से 50 किलोमीटर, कितना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। इस समताप मंडल में तापमान लगभग उतना ही रहता है जितना तापमान ट्रोपोपोज पर होता है। जो तापमान ट्रोपोपोज पर होगा लगभग उतना ही तापमान समताप मंडल में रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको समताप मंडल। जब तापमान समान है तो वायु दाब में अंतर आने का नहीं, तो इसमें शांत दशाएं पाई जाती हैं, कई दशाएं शांत दशाएं पाई जाती हैं समताप मंडल में, इसलिए यहां वायुयान उड़ना पसंद करते हैं। फिर इसी समताप मंडल में क्या है, आप जानते हैं, इसी समताप मंडल में 20 किलोमीटर से लेकर
35 तक किलोमीटर तक, यानी 20 का थोड़ा सा जो इसका ऊपरली हिस्सा ट्रोपोपोज का, यहां से लेकर 35 तक, यानी मान लीजिए इस क्षेत्र में, इस इलाके में, जैसे हमने ये समताप मंडल बनाया अपना, ये हमारा ट्रोपोपोज है, इसमें इस इलाके में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, इसमें ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में 20 से लेकर 35 तक, कहीं 15 से 35 मिलेगा, पर वो सामान्यतः क्या 20 से 35 तक है। ओजोन लेयर पाई जाती है O3। ओजोन लेयर जो होती है वो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, यहीं से वापस भेज देती है। ऊपर से किरणें आई, टकराई O3 से, क्या हुई, वो वापस चली गई या कुछ एब्जॉर्ब कर ली। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं आप जानते होंगे, जो पराबैंगनी, पैराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, यूवी किरणें होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। पराबैंगनी किरणें जो ए होती हैं, इनकी आवृत्ति कम होती, ये इतनी घातक नहीं होती, ये वायुमंडल पर आती हैं। जो हमारा ये जो है, जो हमारी ओजोन लेयर है, ये पराबैंगनी यानी यूवी ए को पृथ्वी पर आने देती है कि आ जाओ भाई, कोई समस्या नहीं है, पृथ्वी पर आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इन पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर के अंदर जो अल्ट्रावायलेट ए है, विटामिन डी का निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। जो विटामिन डी होता है, पानी 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 बाहर, जो विटामिन डी होता है वो अल्ट्रावायलेट ए से बनता है हमारे शरीर में। ये घातक नहीं होती, ये हानिकारक नहीं होती है ना, ये पृथ्वी पर आती है ना। अच्छा, एक होती है अल्ट्रावायलेट बी। कौन सी? अल्ट्रावायलेट बी। ये कुछ घातक होती हैं, लेकिन ये जो आती हैं ये 12 से 2 बजे के बीच में ही आती हैं, जब गर्मी ज्यादा होती है ना, जब गर्मी ज्यादा होती है, ज्यादा आती है। तो ये जो आती है ये कुछ नुकसान, अगर आप इसमें लंबे समय तक रहोगे तो नुकसान पहुंचेगी, अगर नहीं रहोगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सबसे घातक अल्ट्रावायलेट सी, बहुत कम आवर्ती, तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, लंबी दूरी तय करती हैं, आवर्ती बहुत ज्यादा होती है, तरंगदैर्ध्य कम होता है। आप जानते हो कि वेवलेंथ और आवर्ती एक दूसरे का उल्टा होती है, इनकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। जब इनकी वेवलेंथ कम है, आवर्ती ज्यादा, तो नुकसानदायक क्या ये ज्यादा है। तो पराबैंगनी किरणें इन्हीं को नहीं भाई साहब, हम आपको नीचे नहीं जाने देंगे। ये क्या क्या बोलेंगे, हम आपको नीचे नहीं जाने देंगे, अल्ट्रावायलेट सी जाओ वापस, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है। ए को पूरी तरीके से आ जाओ, बी को छान कर भेजती हैं, धीमे धीमे भेजती हैं कि अगर मनुष्य बेवकूफ है तो ज्यादा देर बैठेगा धूप में, खराब हो जाएगा, उसकी त्वचा खराब हो जाएगी। अगर धूप को केवल वो सेकेगा 9-10 बजे तक, तो विटामिन डी भी 9-10 बजे तक बनता है। कि आप 2-12-1 बजे लेट गया, आप नग्न अवस्था में होकर चड्डी बनियान पहन कर हवा को सेक रहे, आ जाओ हवाओ, आ जाओ धूप, मुझे विटामिन डी दो, नहीं, जल जाएगी त्वचा, विटामिन डी तो मिलेगा नहीं, ऊपर से काले हो जाओगे। लेकिन 9-10 बजे तक की जो धूप होती है उसमें अल्ट्रावायलेट ए की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो जो धूप होती है शुरू की सुहानी धूप बोलते हैं उसको, उस धूप में अगर आप लेटते हो तो उसमें अल्ट्रावायलेट आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि आपके अंदर विटामिन डी का निर्माण करेगी, और जो कैल्शियम है वो हड्डी पर संचित होना शुरू हो जाएगा और आप हट्टे कट्टे और मजबूत जवान बन जाओगे। चलिए, जो ओजोन लेयर है जिसको नापने की इकाई है बच्चों, वो डोप्सन है। क्या है? डोप्सन। डोप्सन नापते हैं। ओजोन में भी छेद हो गया था, 3 लोगों ने 1984 में या 82 में, शायद 82 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर खोज करी थी,
जो छिद्र हुआ था उस छिद्र को निमटाने के लिए 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ था। तो पूछता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन का संबंध किससे है? ओजोन लेयर से। अब जो 2016 में एक सम्मेलन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, किंगाली सम्मेलन समझौता, किंगाली समझौता। किंगाली समझौता भी ओजोन लेयर से है और मॉन्ट्रियल भी ओजोन लेयर से। अब ओजोन लेयर में उतनी समस्या नहीं रही क्योंकि जो सीएफसी थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी जो है उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है और इतनी नहीं निकलती है, तो छिद्र हमारा भर चुका है। किंगाली 2016 में ये भी ओजोन लेयर के लिए, मॉन्ट्रियल 1987 का ये भी ओजोन लेयर के है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो CO2, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो 6 गैसें जिम्मेदार हैं वो अलग गैसें हैं, उसमें CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, 1997 का जापान का, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और ये मॉन्ट्रियल और किंगाली किसके लिए? ओजोन के लेयर के लिए। चलिए, वायुमंडल में कितनी काम की बातें मैं आपको बता रहा हूं। साइंस UVA, UVB, UVC बता दिया मैंने आपको, कैसे क्या होती है, 2 ऑप्शन बता दी, ये बता दिया। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ये बात हो चुकी है। ओजोन लेयर पाई जाती है, ये बात हो चुकी है। अब समताप मंडल जो ऊपरी लेयर है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फोज। स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज मींस समताप सीमा। समताप सीमा किसको बोलेंगे? स्ट्रेटोपोज को। समताप सीमा से फिर मध्य मंडल शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ये जल्दी आप उतार लिया करें क्योंकि मेरी स्पीड पढ़ाई थोड़ा ज्यादा है। मैं चाहता हूं आपको कि कम से कम समय में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, ये मेरी इच्छा रहती है। कम से कम समय आपको मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, ये मेरी अंदरूनी इच्छा होती है। अंतरात्मा ये कहती है कि अगर आप मेरे साथ अपना टाइम दे रहे हैं, आप आधा घंटा या 40 मिनट दे रहे हैं मेरे साथ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको मैक्सिमम दे सकूं, आपको मैं ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करूं, ना कि फालतू बातों को कर। चलिए, मध्य मंडल। ये आपका समताप वो था, क्या नाम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अब आपका मध्य मंडल। सही नहीं बना, चित्र थोड़ा सही बनना चाहिए, है नहीं? चलिए देखते हैं। समताप मंडल। अब आपका है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। जो आपका ये है क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या था? समताप मंडल। फिर क्या है आपका? क्षोभ मंडल। वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। समताप मंडल से हमारे धरातल से ही, समताप मंडल से नहीं, धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहां तक? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा मध्य मंडल पाया जाता है। एक थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। समताप मंडल। अब हमारा क्या है? ये आपका मध्य मंडल है। कौन सा मंडल? मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की क्या विशेषता है? मध्य मंडल की क्या विशेषता है? क्षोभ मंडल आप पढ़ चुके, समताप मंडल पढ़ चुके। समताप मंडल की ऊपरी सीमा से अचानक से फिर
तापमान गिरना शुरू होता है कि जहां पर ओजोन लेयर थी वहां तापमान में 5 डिग्री की वृद्धि होती है ओजोन लेयर की वजह से। पराबैंगनी किरणें आती हैं, ओजोन के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ वापस चली जाती है, तो उसमें से वहां तापमान का थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है उसमें थोड़ा तापमान बढ़ावा मिलता है। लेकिन समताप मंडल की ऊपरी सीमा से फिर अगर हम जाते हैं 80 किलोमीटर तक, ये जो 80 किलोमीटर है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये जो 80 किलोमीटर है ये 80 किलोमीटर धरातल से है। कहां से? धरातल से, ना कि यहां से 80 है, धरातल से 80 है। तो जो 80 किलोमीटर तक जो होता है फिर यहां पर हमारा जो है ना समताप मंडल की ऊपरी लेयर से तापमान गिरना शुरू होता है और लगभग -100 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाता है इस इलाके में। अगर पूछे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान किसमें है, तो बच्चों मध्य मंडल में। जो उल्कापिंड आयन मंडल से होते हुए मध्य मंडल में आते हैं तो यहां तापमान कम होने की वजह से उनकी जो उग्रता होती है, अग्नि होती है, वो शांत हो जाती है। आपको रात को जो तारे दिखते हैं ना, चलते हुए तारे जो दिखते हैं आपको, वो तो सैटेलाइट होते हैं हमारे। जो टूटते हुए तारे दिखते हैं आपको, वो उल्कापिंड होते हैं। कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो उल्कापिंड है वो लगातार घूम रहे हैं बिना किसी निश्चित कक्षाओं के। तो जैसे हमारे वायुमंडल में आए, घर्षण बल से उनमें आग लग जाती है और हमको दूर टूटता हुआ तारा दिखता है और हम क्या सोचते हैं, अकवा भाई वाह, कोई तारा टूट रहा है और हम विश मांगते हैं कि हे भगवान मेरी नौकरी इस बार लगवाई दे, पक्का मुझे कुछ ना कुछ इस बार पुलिस में या लेखपाल कहीं मुझे एसएससी जीडी में रेलवे में कहीं भर्ती करवा दे। पर आपको पता नहीं वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो उल्कापिंड है। और जो खुद ही जल गया उल्कापिंड, खुद ही जल के नष्ट हो गया, वो क्या आपकी मनोकामना पूरी करेगा भाई, है नहीं? ये देख लीजिए आप। तो जो मध्य मंडल पर जो आयन मंडल से जो उल्कापिंड आते हैं और जैसे प्रवेश किए तो कम तापमान के कारण की आग ठंडी हो जाती है। तो मध्य मंडल में हमारे उल्कापिंड पाए जाते हैं। तापमान क्या बहुत कम तापमान है, मौसमी घटनाएं होंगी नहीं कुछ भी, ना हमारे यहां वायुयान जाएंगे। जो समताप मंडल है इसमें, इस समताप मंडल में एक बात रहेगी पीछे, इसमें सीरस क्लाउड पक्षाब मेघ बन जाते हैं। कई बार सीरस क्लाउड पक्षाब मेघ बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जो संवहनीय पवनें होती हैं वो बादलों को ऊपर ले आती हैं। तो यहां पक्षाब मेघ होता है, उसको हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल, पर्ल मतलब मोती क्लाउड या मदर ऑफ क्लाउड। एक ऐसा बादल बनता है जो ऊर्ध्वाधर होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे बनता है। संवहनीय पवनें उस बादल को ऊपर तक ले आती हैं समताप मंडल तक। अगर पूछे पक्षाब मेघ सीरस क्लाउड से हम बोलते हैं मदर ऑफ क्लाउड, कहां होता है, तो समताप मंडल में मदर ऑफ क्लाउड्स होते हैं। जो मध्य मंडल है इसमें बस इतना ही है कि तापमान कितना -100 में होता है। नेक्स्ट है आपका आयन मंडल। आयन मंडल, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया। अब कौन सा? आयन मंडल। धरातल से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा आयन मंडल है। कौन सा मंडल है हमारा? आयन मंडल है। कहां तक? 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा आयन मंडल है। जो हमारा आयन मंडल है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आयन मंडल में अचानक तापमान बढ़ना शुरू होता है, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जहां तक हमारा कौन सा था? मध्य मंडल था, अचानक तापमान बढ़ना शुरू होता है और तापमान बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आयन मंडल में +100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है हमारे इस आयन मंडल में। तो तापमान क्या बहुत ज्यादा है। तापमान है ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर आयन पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? आयन पाते हैं। आयन कैसे? ऊपर से जब उल्कापिंड आएंगे और यहां वायुमंडल प्रवेश करेंगे तो जल उठते हैं। तो जो राख बनती है, जो उसके एरोसोल होते हैं, जो कण होते हैं, उसमें घर्षण होता है। और आप देखिए जब भी दो वस्तु में घर्षण होता है ना, देखो आप ऐसे रगड़ो आप हाथ को, क्या होते हैं? हाथ गर्म हो जाते हैं। देखो कितने गर्म हो गए, हाथ रगड़े कितना गर्म हो गया एकदम से। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आपस में गति होती है, उस गति की वजह से इसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। जब यहां इतनी गति हो रही है तो जो आयन मंडल में जो उल्का पिंड के जो पिंड, जो नमक के कण है, धूल के कण है, जो आपस में रगड़ते हैं तो कितनी उष्मा पैदा होगी।
आवेश कितना पैदा होता है। तो ये आवेशित कण होते हैं। आयन किसको बोलते हैं? आवेशित कणों को आयन बोलते हैं। आवेशित, आवेशित कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। और ये आयन इसी मंडल में पाए जाते हैं, आवेशित कण। अब इस मंडल में जो आयन पाए जाते हैं उसकी अलग अलग लेयर होती है। कैसे? एक लेयर होती है ऊपर, एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये। सबसे नीचे होती है डी लेयर, डी, ई, एफ और जी, डी, ई, एफ, जी, ये लेयर होती है। जो ये होती है लेयर, ये होती है 80 से 99 किलोमीटर की हाइट तक ये लेयर होती है। ये लेयर बहुत सघन होती है। ये निम्न और जो लघु तरंगे होती हैं हमारी, जो ध्वनि तरंग होती हैं, उनको वापस भेजती है। जब इसमें अलग अलग लेयर हैं इस आयन मंडल में, एक लेयर यहां, एक लेयर यहां, एक लेयर यहां, तो जैसे हमारी रेडियो तरंगे ऊपर जाती हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, लघु तरंग में जा रही है, कुछ मीडियम में, कुछ दीर्घ तरंग में जा रही है, तो इन मंडल जो अलग अलग लेयर है टकराती है इनसे और वापस पृथ्वी पर आ जाती है। रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे नहीं, रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे गई और आयन मंडल से गई, वो आयन मंडल से वापस आ गई पृथ्वी पर। तो रेडियो तरंगे चलती हैं और आयन मंडल से पृथ्वी पर वापस आ जाती है। अगर ये आयन मंडल ना होता, इसमें अलग अलग परतें ना होती आयनों की, आवेशित कण इसमें ना होते, तो रेडियो तरंगे अंतरिक्ष में विलीन हो जाया करती और टकराकर वापस पृथ्वी पर नहीं आती। तो रेडियो तरंगे चलती है, पृथ्वी से चली 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 और टकरा के पृथ्वी पर वापस आती। कौन सी तरंग? रेडियो तरंगे। तो जाती और क्या टकराकर वापस आती है। अच्छा, थैंक यू। चाय पीजिएगा? क्या पीजिएगा? हम ही पी लेते हैं, तो छोड़िए। खैर, तो जो ऊपर जो लेयर है अलग अलग, कोई ऐसे लेयर है, कोई ऐसे लेयर है, कोई ऐसे लेयर है। ऊपर से चलती है तरंग, कोई तरंग चली ऊपर से ऐसे, रेडियो तरंग, आपने कुछ बोला, क्या टकरा वो वापस आ गई ऐसे। ये तरंगे चलती हैं और क्या होते हैं, टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। रेडियो तरंगे जिनसे हमको आवाज आती है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? ध्वनि तरंग रेडियो तरंगे होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे हैं मैच की और टीवी में मैच देख रहे हैं, खिलाड़ी अगर आउट हो गया तो पहला किस में सुनाई देगा आपको, टीवी में कि रेडियो में? रेडियो में। क्यों? कि रेडियो काम करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, ध्वनि तरंगों पर। और जो आपका टीवी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी और प्लस प्रकाश तरंग दोनों पे काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रकाश उपग्रह, जिनको हम बोलते हैं इनसेट उपग्रह, संचार उपग्रह, वो वायुमंडल से, जो हमारे धरातल से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है। तो पहले प्रकाश तरंग वहां जाएगी, वहां के बाद स्टेशन पर आएगी और तब आपके टीवी में आएगी। जबकि रेडियो तरंग क्या होगी, गई और तुरंत आ गई। रेडियो तरंग तो केवल कितना 100 किलोमीटर तक जाती है, वापस आती है 100 तक। भाई 80-90 सोई तो बैठा, तो 100 किलोमीटर तुरंत वापस आ गई। तो इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज चलती है। गति तो प्रकाश तरंगों की बहुत ज्यादा होती है, पर दूरी कौन कम तय कर रही, रेडियो तरंगे, तो तुरंत आती है। जब आप टीवी खोलते हैं तो पहले क्या आता है? पहले आवाज आती है कि पहले पिक्चर आती है? बताओ। जब पहले आप टीवी खोलोगे, हम टीवी खोला तो पहले आवाज आएगी, पहले पिक्चर आई? कि जी ध्यान ही नहीं दिया पहले क्या आता है आज तक। ध्यान इसलिए नहीं दिया आपने कि अब जो होता है आवाज और चित्र दोनों एक साथ आते हैं, ध्वनि भी और चित्र भी दोनों एक साथ आएंगे। एलईडी में जो टीवी पहले वाले थे, जिनमें पिक्चर ट्यूब होती बड़ी बड़ी, उनमें पहले आवाज आ जाया करती थी और पिक्चर बहुत बाद में। समाचार चल दिए, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने आज शपथ ली, जब पता चला जब चित्र आएगा, है ना। ये पहले टीवी में हुआ करता था। उधर दूसरा उदाहरण ले लो आप,
जब बादल में जब चमकती है बिजली तो हमको दिखती पहले, आवाज बाद में आती है। कि वो दिखती पहले क्यों है, आवाज बाद में क्यों आती है? कि प्रकाश तरंग की गति बहुत ज्यादा होती है, वो डायरेक्टली हमारे पास आ रही है। जबकि जो चित्र टीवी में बन रहे हैं, पहले जहां पर स्टेशन है आपका, वहां सैटेलाइट में जा रहा, सैटेलाइट से वापस स्टेशन में आ रहा, और वहां से आपके टीवी में आ रहा है। तो प्रकाश तरंग को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, समय लग रहा है उसको मॉडिफाई होने में। और ध्वनि तरंग क्या हुई, गई और आ गई। इसलिए आजकल टीवी में दोनों चित्र भी और आवाज भी साथ साथ आती है। पर आज से 20 साल पहले आवाज पहले आती थी और चित्र बाद में आते थे। लेकिन अगर हम रेडियो और टीवी में तुलना करें आज भी, तो रेडियो में कमेंट्री पहले चलती है और टीवी में कमेंट्री बाद में। जो लोग सट्टा लगाते हैं क्रिकेट मैच का, है ना, कुछ लोग लगाते हैं सट्टा, लगाते हैं सट्टा खेलते हैं। आईपीएल तो पूरा फेमस है इसके सट्टे के लिए। जो सट्टा लगाते हैं वो किस पे लगाएंगे, क्या सुनेंगे? वो रेडियो की टीवी देखेंगे, वो रेडियो सुनेंगे कि वहां पहले पता चल जाएगा आउट हो गया। चलिए खैर, देखिए कितनी साइंस की बात हम भूगोल में पढ़ रहे हैं कि उससे रिलेटेड है इससे वो चीजें। तो जोड़ना आना चाहिए चीजों को, कहां से कहां पढ़ना है। जब हम यहां पढ़ा तो आपको साइंस भी समझ में आ जाएगा। चलिए, ये आपको केवल एक्सपीरियंस वाले लोग ही बता सकते हैं। तो जैसे प्रकाश गया वापस आगे, तरंग गई और वापस रेडियो तरंग, तो कहां से आती है? सब आयन मंडल से आता है। कहां आता है? आयन मंडल से। तो अगर आयन मंडल ना होता तो पृथ्वी पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वापस ना आ पाती। याद रहेगी बात। तो 3 लेयर होती है, डी ई एफ जी, ये 4 लेयर है। कितने? 4 लेयर। ये तो था आपका आयन मंडल। यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है, उल्का पिंड आते हैं, आग लगती है, जो धूल कण होते हैं वो आपस में घर्षण करते हैं और वो आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने के बाद वो आयन बन जाते हैं। आयन मंडल हो गया। देख लीजिए, अब कौन सा मंडल है? बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया। आप कौन सा? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा है। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। एक्चुअली 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की लेयर बहुत पतली हो जाती है, बहुत कम ऑक्सीजन बचती है। 120 ऑक्सीजन तो कम होने लगती धीरे धीरे ही, ऑक्सीजन तो कम होगी बहुत नीचे ही, पर 120 के बाद लगभग क्या होती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ये होती स्थिति। तो जो बहिर्मंडल है, इस बहिर्मंडल का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस बहिर्मंडल का ये बहिर्मंडल है। इसके बाद हमारा जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, वो नहीं बचता। कोई ऊपरी सीमा हम तय नहीं कर सकते। तो 640 तक हमारा वास्तव में, उसकी हम ऊपरी सीमा तय कर ही नहीं सकते। क्यों? 1000 तक है या 2000 तक या 5000 तक है। ये धीमे धीमे क्या होगा, अंतरिक्ष में विलीन हो गया हमारा बाह्य मंडल। तो बहिर्मंडल में उल्का पिंड भी आते हैं, लेकिन वहां पर आवेशित कण कम है, घर्षण कम होता है, गैसें कम है, जलवाष्प नहीं है, धूल के कण कम है, तो वहां उसमें आग लग नहीं पाती है। आग लगती है आयन मंडल में आकर, बुझती मध्य मंडल में। तो तापमान क्या बहुत ज्यादा है, पर ये तापमान ज्यादा तो है, पर ये महसूस नहीं होता कि यहां पर कोई चीज जलती नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका वायुमंडल की स्थिति। सारे मैंने को बता दिया कहां पर क्या क्या होता है। अब जो समताप हमने पढ़ा था एक, हाँ ना, थर्मोस्फेयर, तापमंडल। तापमंडल, और आपसे पूछे तापमंडल क्या है, तो ध्यान रखना, आप तापमंडल में आप बताओगे कि जी तापमंडल में आयन मंडल, प्लस बहिर्मंडल, दोनों शामिल है। बहिर्मंडल भी यानी एक्सोस्फेयर भी, और आपका आयन मंडल किस शामिल है, थर्मोस्फेयर में, ताप, इसमें तापमंडल में। अगर आपसे पूछे कि रासायनिक बनावट के आधार पर हमारे मंडल कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, सममंडल
सममंडल, हीमोस्फीयर बोलते हैं, एक विषम मंडल हेट्रोस्फीयर। सममंडल 90 किलोमीटर तक है कि 90 किलोमीटर तक हमारे वायुमंडल लगभग एक जैसे दशाएं पाई जाती हैं। इसके बाद की दशाएं बदल जाती हैं। गैसों का जो ना आयतन, उनका संकेंद्रण अलग अलग हो जाता है, अलग अलग लेयर पाते हैं। कहीं ऑक्सीजन की लेयर है, कहीं हाइड्रोजन लेयर, कहीं अलग अलग लेयर है, तो वो विषम मंडल में आ गया। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ये तो क्या आपके सारे मंडल, कितने मंडल हो गए? 5। तो किस मंडल की क्या विशेषता, सारी बातें हमारी हो चुकी है वायुमंडल के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं वायुमंडल की, तो गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। बुध का अपना वायुमंडल नहीं है, जो शुक्र का वायुमंडल है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब CO2 ज्यादा है, तो CO2 ज्यादा होने की वजह से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह बन जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी, जो सूरज का जो शुक्र का जो उसका जो तरंग वापस जाना होता है, वो अधिक मात्रा में शुक्र के धरातल पर रुक जाता है। जब वहां ज्यादा रुक गया, तो वहां तापमान का जगह बढ़ जाएगा। हमारा क्या है, हमारा जो वायुमंडल है वो सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, आजा भाई कोई समस्या नहीं है। पार्थिव के लिए क्या है, अपारदर्शी है, जाने नहीं देगा, उतना ही जाने देगा जितना की आवश्यकता है, रोक लेगा, ताकि तापमान हमारा 15% बना रहे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपने बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लिए होंगे, सारे फैक्ट और कंसेप्ट मिला लिया होगा आपने। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन जरूर लगाइएगा दोनों ही हिस्सों के। जब आप क्वेश्चन लगाओगे उन दोनों ही चीजों के, तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आप तो हमको बार बार बोलना पड़ेगा जब तक हम अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।